Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College, Palghar, welcomes you all in today's session. Today we are going to start topic sound. Out of this, we have to discuss about speed of progressive waves. Now, in previous videos, we have studied about properties of waves, transverse waves and longitudinal waves. ये टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, लेकिन उसके लिए क्या है देखो, as you all know that this part is removed for this year, but then also I have added that intentionally because these are important concepts to study further phenomena. ठीक है, समझ में आ रहा है? इस साल के लिए नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फिनोमेनन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंटेंशनली ये पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाला था. ठीक है. Now, at the same time, it is important for entrance exams. So, watch these videos and understand the concept. Not for 11th, but for 12th. ओके, ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है कि इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेडब्ल्यू है, नीट है, उसके लिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट था, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो बेसिक टर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए वो डाला था. ठीक है ना. ये प्रीवियस वीडियोस के बारे में था. अभी इस वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोग्रेसिव वेव्स का वेलोसिटी, दैट इज स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव्स. जैसे हम लोगों को मालूम है, दैट इज द वेव व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है. तो speed of mechanical wave depends upon the elastic properties and density of the medium. मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की जरूरत है, वो वेव का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? दैट इज, एक टर्म है इलास्टिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है डेंसिटी ऑफ द मीडियम. इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स डिपेंड करता है. तो ट्रैवलिंग वेव्स दो टाइप की है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है. उसमें से पहला, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दैट वी हैव टू कंसीडर देयर. ठीक है. जैसे हम लोगों को मालूम था, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड, नॉट थ्रू लिक्विड, नॉट थ्रू गैसेस. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द रिस्टोरिंग फोर्स. सॉलिड के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आने वाला है. Restoring force produced in the medium when it is disturbed, and inertial properties like mass density of the medium. ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है. रिस्टोरिंग इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग मीडियम को डिस्टर्ब करते, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते, उस वक्त मीडियम में उसको ओरिजिनल पोजीशन को लाने के लिए जो एक फोर्स जनरेट होता है अपने अंदर, उस फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. ओके. तो वो रिस्टोरिंग फोर्स एंड अनदर प्रॉपर्टी क्या है? मास डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर ट्रांसवर्स वेव का स्पीड, वेलोसिटी डिपेंड है. गॉट इट? नाउ the waves produced on a string are transverse waves. ओके. जो हम लोगों को एग्जांपल मालूम है ट्रांसवर्स वेव का, जो हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है. तो इन दिस केस the restoring force is provided by the tension T in the string. स्ट्रिंग को जो भी टेंशन हम लोग उसको मूवमेंट दे रहे हैं, इसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो टेंशन T एंड द लीनियर मास डेंसिटी M,
ये दोनों के ऊपर ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी है। अब लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m लेटर से डिनोट किया है एंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मास ऑफ द स्ट्रिंग। कैपिटल M दैट इज नथिंग बट द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट्स लेंथ कैपिटल L। ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है मास डेंसिटी। therefore स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L। ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो रहा है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L। इसको हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं या इसी को मास पर यूनिट लेंथ ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। On these two factors, that is the velocity of transverse wave depends. Then formula क्या आ रहा है देखो, therefore the formula for speed of transverse wave on stretched string is given by v is equal to under root t by m। ठीक है, v is equal to under root of t by m, where t is tension and m is linear density. The important point here is that the speed of transverse wave depends only on the properties of the string and T and M। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जैसे हम लोगों को लास्ट लेक्चर में मालूम है वेलोसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन दैट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इज इक्वल टू n लैम्डा, ऐसे हम लोगों का फॉर्मूला था। तो उस वक्त हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के लिए वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, T and M। It does not depends on wavelength or frequency of the wave। ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या आया, V is equal to under root T by M। Got it? Now we'll go to the next point, that is speed of longitudinal wave। अब longitudinal wave कौन सी होती है, जैसे ट्रांसवर्स वेव हम लोगों ने बोला दैट इज अ वेव जनरेटर ऑन द स्ट्रिंग। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या है, वेव जनरेट ऑन द स्प्रिंग या साउंड वेव्स आर देयर। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कहां से पास होती है, एज वी आर वेल नोन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट पासेस थ्रू द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में से पास होती है। गॉट इट? तो लेकिन अब देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इज हायर देन दैट इन गैसेस। सॉलिड और लिक्विड में लॉन्जिट्यूडनल वेव का या साउंड वेव का velocity ज्यादा, स्पीड ज्यादा है, that is in gases there। okay, but the speed of sound as a longitudinal wave in an ideal gas is given by Newton's formula। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं there is a longitudinal wave as a sound, और साउंड का वेलोसिटी कहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इन एयर। अब यहाँ पे आइडियल गैस कंसिडर किया, ओके, इन जनरल दैट इज आइडियल गैस, बाद में हम लोग उसको एयर में कंसिडर करने वाले। तो हम लोगों को नॉर्मली क्या मालूम होता है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो साउंड वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, इसीलिए लास्ट लेक्चर में वो ऐड किया था, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है और रेरिफैक्शन होता है। तो द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर एट द कॉम्प्रेशन, ये भी हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज द डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज होता है। तो प्रेशर और डेंसिटी कॉम्प्रेशन भी कहाँ पे क्या होता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर एंड while being smaller in the rarefaction। तो रेरिफैक्शन पे वहां पे प्रेशर और डेंसिटी कम होता है, कॉम्प्रेशन में प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोगों को डेंसिटी सिर्फ चाहिए, ठीक है, लेकिन कल हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड है, ये हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के लिए भी डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द टेंशन था। ठीक है, तो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। गॉट इट? अब न्यूटन ने फॉर्मूला क्या दिया, देखो न्यूटन फॉर्मुलेटेड द रिलेशन एज,
v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। जो प्रीवियस ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन था या फॉर्मूला था वैसे ही है। यहाँ पे ई के जगह पे टी था, डेंसिटी के जगह पे मास डेंसिटी था। ओके, तो ये चेंजेस हम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए? देखो क्या है, v इज इक्वल टू ई अपॉन रो। ओके, नाउ where E is a modulus of elasticity of medium and rho is the density of the medium। तो ये दोनों क्वांटिटीज है, V is equal to अंडर रूट E by rho। तो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है, now Newton assumed that during propagation of sound there is a no change in the average temperature of the medium। okay, what Newton assumed there? That is during propagation of sound। इसका मतलब क्या हुआ? when propagation of a longitudinal wave, that means there is a formation of a compression and a rarefaction, as there is a formation of a compression and rarefaction, but then also there is a no change in the average temperature of the medium। hence sound wave propagation in air is an isothermal process। isothermal process का मतलब क्या है? temperature remaining constant। टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। गॉट इट? तो आप लोगों को ये वर्ड आइसोथर्मल याद रखना है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटन ने क्या बोला था? दैट इज कंप्रेशन और रेरिफैक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इन शॉर्ट आप लोग ये याद रख सकते हो। एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी शुड बी कंसिडर्ड। तो वहां पे इलास्टिसिटी कौन सी होनी चाहिए? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब देखो, द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिटरमाइंड अंडर द आइसोथर्मल चेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। पहले यहां तक ही देखो, वॉल्यूम इलास्टिसिटी जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवल होने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत होती है, कौन सी इलास्टिसिटी की जरूरत होती है? वॉल्यूम इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम इलास्टिसिटी कौन सी होनी चाहिए? इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस क्या है ये हम लोग इलास्टिसिटी टॉपिक में बाद में डिस्कस करने वाले, लेकिन ये है वॉल्यूम इलास्टिक कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलेंगे बल्क मॉडुलस। एंड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू P। हेंस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला आने वाला है? V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। ठीक है, तो E के जगह पे यहाँ पे P आए। प्रीवियस इक्वेशन में क्या था? V इज इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन रो था। ठीक है, अब यहाँ पे E के जगह पे क्या आया? P। ठीक है, दैट इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हम लोगों को 10th में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला देखो क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू HdG। this is the formula for calculating the atmospheric pressure। P is nothing but the pressure, H height of the mercury column at the sea level, D density of the mercury, and G acceleration due to gravity। these are the three quantities are there, H D G। तो इस फॉर्मूले में ये तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को मिलता है प्रेशर। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज NTP, एट NTP H का वैल्यू क्या होता है? दैट इज 0.76 मीटर, दैट इज 76 सेंटीमीटर एट द सी लेवल। ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ओके, ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज 13600 kilogram per meter cube, that is the density of mercury। and here it is rho, that is the density of air, it is 1.293 kilogram per meter cube, that is the density of air। and G it is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के लिए ये चारों के चारों वैल्यूज हम लोगों को मिल गई है। यदि हम लोगों ने ये सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों का इक्वेशन क्या होता है? देखो अभी मैथमेटिकल फॉर्म, V इज इक्वल टू P के जगह पे HdG है, तो H का वैल्यू 0.76, D का वैल्यू 13600 एंड G का वैल्यू 9.8। गॉट इट? तो ये
P का प्रेशर का वैल्यू हुआ अपॉन रो डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर कितना है 1.293, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब ये तीन सबका कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, तो हम लोगों का आंसर आता है देखो कितना, इट इज 279.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड in air at ntp, but this is given by Newton's formula for velocity of sound. ठीक है? Now remember here it is too much less. Practically we are well known that velocity of sound is near about 340 meter per second, but here it is we are getting approximately 280 meter per second, means near about that is 16 to 18%. That is a less value, or that is we can able to say calculating, you can able to say that is a near about 60 meter per second. इतना लेस वैल्यू हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ साउंड का मिल रहा है जो प्रैक्टिकली था उससे। प्रैक्टिकली 340 है, हम लोगों को मिल रहा है 280। ये याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस इस फॉर्मूले में कहां पे तो गड़बड़ है। ओके, V इज इक्वल टू P अपॉन रो, इस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हम लोगों का आंसर गलत आ रहा है। गॉट इट? क्योंकि ये सभी वैल्यूज फिक्स है, ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब इसमें कुछ भी चेंज होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों का आंसर इतना ही आना चाहिए प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को दूसरा मिलता है। ओके, तो ये जो चेंज हुआ, ये जो गलती हुआ, ये गलती दूसरे साइंटिस्ट ने निकाला, ठीक है, और उसका नाम है लैपलास। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, देखो, लैपलास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लैपलास the generation of compression and rarefaction is not a slow process, it is a rapid process. ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन स्लो नहीं है, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, फास्ट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या चेंज होने वाला है, देखो, therefore heat is produced during compression and is lost during rarefaction. न्यूटन ने क्या बोला था, वहां पे कुछ टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, therefore heat is produced during compression. तो यहाँ पे लैपलास क्या बता रहा है, that is there is increase in heat at compression and decrease in heat at a rarefaction, and this heat does not get sufficient time for dissipation. Means वहां पे recombination, compression और rarefaction में मिक्सिंग होके उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना टाइम उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ये रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ओके, तो इसीलिए इसने सेंटेंस क्या लिखा है, दिस हीट डज नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर डिसिपेशन, ड्यू टू दिस द टोटल हीट कंटेंट रिमेन्स द सेम, ओके, बट टेम्परेचर डज नॉट रिमेन सेम, एंड इफ total heat remains constant, such a process is called as an adiabatic process, and hence modulus of elasticity must be adiabatic and not isothermal as assumed by Newton. तो लैपलास ने क्या बताया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना कि आइसोथर्मल। आप लोगों को ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो एक जगह पे हीट है, एक जगह पे टेम्परेचर है। अभी आप लोग बोलोगे कि हीट और टेम्परेचर एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज अ वन क्वांटिटी थ्रू विच वी कैन एबल टू मेजर हीट। हीट मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी है, दैट इज अ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस इंडिकेट करता है, दैट इज अ टेम्परेचर, एंड हीट इंडिकेट करता है एनर्जी। तो दोनों अलग अलग चीजें, ये याद रखना है। हीट का यूनिट भी आप लोगों को मालूम है, दैट इज अ जूल या कैलोरी आप लोग बोल सकते हो, एंड टेम्परेचर का यूनिट दैट इज अ डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लैपलास ने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, एज अज्यूम्ड बाय न्यूटन। तो इससे फर्क क्या आने वाला है, जो न्यूटन ने आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोला था, उसके जगह पे हम लोगों को आएगा एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस।
तो उसकी वजह से चेंज क्या हुआ देखो, द एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एयर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू गैमा इंटू पी। यहाँ पे पहले क्या था, E इज इक्वल टू पी था, न्यूटन ने अज्यूम किया था E इज इक्वल टू पी, लेकिन अब ये एडियाबैटिक वर्ड आ गया, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, वन फैक्टर इज एडेड देयर, वन फैक्टर व्हिच वन, दैट इज अ गामा, और उससे प्रेशर को मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू गामा पी, वेयर गामा इज, P is nothing but the pressure of the medium, that is air, and gamma is the ratio of two specific hits. Okay, तो टू स्पेसिफिक हिट्स, अभी आप लोगों ने 10th में डिस्कस किया था स्पेसिफिक हिट्स के बारे में, और दो स्पेसिफिक हिट होती है, स्पेसिफिक हिट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हिट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एंड इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशियो। तो गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हिट्स है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज called as a adiabatic ratio, and gamma is equal to Cp upon Cv, specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume, और ये रेशियो एयर के लिए कितना है, 1.41। ठीक है, एयर के लिए कितना रेशियो है ये, 1.41। ये हम लोगों को याद रखना है, ये पर्टिकुलरली एयर के लिए, सब जगह पे नहीं है। ठीक है, एयर के लिए हम लोगों को ये आंसर मिला है। तो बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एयर के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यदि E इज इक्वल टू गामा पी यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो न्यूटन्स के फॉर्मूले में क्या चेंज हो रहा है देखो, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मॉडिफाइड बाय लैप्लास इज, क्या मिल गया, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, पी अपॉन रो के जगह पे गामा पी अपॉन रो। लेकिन जैसे हम लोगों को मालूम है पी का वैल्यू क्या है, एच डी जी, तो ये सभी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसमें सिर्फ ये 1.41 ऐड होने वाला है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनटीपी इज। तो इस फॉर्मूले में 1.41 ये सिर्फ एक क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन किया या इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हम लोगों का आंसर आया 332.3 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू कितना हुआ, 332.3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड देयर। ओके, एंड रिमेंबर हियर इट इज, मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रैक्टिकली कितना है, 340, तो उसके प्रोबेबली क्लोज है। दिस इज एन क्लोज एग्रीमेंट with the experimental value of velocity of sound, that is 340 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग ए फॉर्मूला एक्सेप्ट करते हैं, V इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो। तो आप लोगों को अभी से ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन गैसेस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया देखो, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन M, T दैट इज अ टेंशन, M लीनियर डेंसिटी या मास डेंसिटी आप लोग बोल सकते हो, या उसी को आप लोग बोल सकते हो दैट इज अ मास पर यूनिट लेंथ, V इज इक्वल टू अंडर रूट T बाय M। बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए, तो हम लोगों को मिला दैट इज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E अपॉन रो, E इलास्टिसिटी, रो डेंसिटी, लेकिन E इज इक्वल टू P है, तो वही फॉर्मूला चेंज हुआ, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। ठीक है, और बाद में उसको करेक्ट किया लैप्लास ने, दैट इज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन से क्वांटिटीज आ गई। ठीक है, तो टुडेस लेक्चर सिर्फ ये दोनों पॉइंट पे लिखा है। ओके, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अच्छे से याद रखो, बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से प्रीवियस वीडियो के देखना है आपको। यदि वो चैप्टर में नहीं है तभी भी फिर से याद रखो, तभी भी नॉट फॉर एग्जाम ओरिएंटेशन, फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। गॉट इट, समझ में आ रहा है ये? थैंक यू।